अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक जो है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, जो इस लेसन का नेक्स्ट टॉपिक है। यानी लेसन नंबर हम पढ़ रहे हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने खासकर इसके बेसिक पॉइंट्स जो है हेरिडिटी में जो जो आते हैं वो हमने पढ़ा। इसके साथ साथ हमने इसमें मेंडल की कंट्रीब्यूशन वो भी हमने देखी। मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस वो भी हमने इसमें देखा, और इसके लॉज ऑफ डोमिनेंस वो भी हमने देखा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो भी हमने इसमें पढ़ा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो भी हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है जो इस लेसन में है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है ये एक मैकेनिज्म है, यानी इट इज़ द मैकेनिज्म बाय विच द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड। यानी ये वो मैकेनिज्म होता है जिसके ज़रिए हम लोग ये जान सकते हैं कि एक इंडिविजुअल जो होता है जो अभी पैदा नहीं हुआ, तो उसके बारे में हम जान सकते हैं। हमें जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंडिविजुअल पैदा हो जाएगा या ये ऑफस्प्रिंग जन्म लेगा या एक प्रोजनी जो जन्म लेगा, ये इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है। इस मैकेनिज्म को कहते हैं, जिस मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं, जिस मैकेनिज्म हम देखते हैं, ये जो इंडिविजुअल जो है ये इंडिविजुअल मेल हो सकता है या फीमेल है। तो इस मैकेनिज्म को कहा जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको कहा जाता है। अब इस सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन किसकी वजह से, कैसे हम पता लगा सकते हैं? इसको हम पता लगा सकते हैं इस मैकेनिज्म के जरिए, जिसको हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इसमें क्या होता है, इस मैकेनिज्म में दो पेरेंट्स होते हैं। तो दो पेरेंट्स में क्या होता है, दो पेरेंट्स में एक पेरेंट से, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करेंगे, इसमें मेल पेरेंट है और फीमेल पेरेंट है। इस मेल पेरेंट से इसके गैमीट्स आ जाते हैं और यहाँ से इसके गैमीट्स आ जाते हैं। इसके गैमीट्स आ गए, इसके गैमीट्स आ गए। फिर ये जो गैमेट्स मिल जाता है, जिस वक्त फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं, तो उस फर्टिलाइजेशन के वक्त जब आ जाता है जो न्यू ऑफस्प्रिंग हो जाता है, वो न्यू ऑफस्प्रिंग जो होता है उसमें अलग अलग चेंजेस आ जाते हैं। जब वो जाइगोट बन जाता है, जाइगोट फिर अंदर चला जाता है इन क्लीवेज या सेल डिवीजन में चला है, वो फ्यूटस फिर बन जाता है। फिर वही फ्यूटस जो होता है, उस फ्यूटस को हम देख सकते हैं, उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ये जो फ्यूटस जो होता है, ये फ्यूटस क्या है, ये फ्यूटस मेल है या फीमेल है, और इसको हम देखेंगे। इसको हम किस मैकेनिज्म के जरिए देख सकते हैं? इस मैकेनिज्म के जरिए देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, इस सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ मेथड्स हैं, और जो मेथड हमें पढ़ना है वो मेथड है ये वाला, यानी इसके टाइप्स। ये वाला मेथड जो है, ये वाला मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी याद रखना। इसमें मेथड दो है, एक मेथड है एक्स एंड एक्स, वो एक्स वाई, दूसरा एक्स एक्स एंड एक्स ओ या एक्स जीरो, जिसको हम कहते हैं। अब ये मेथड्स जो होता है, इस मेथड में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है, हमें दिस मेथड हमें पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में। अब इस मेथड को कैसे हम पढ़ेंगे? जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे है ह्यूमन सेल। एक ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन बीइंग जो होता है, वो ह्यूमन बीइंग बना है एक सेल का, जिसको हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उस सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? उस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स आर द जेनेटिक मटेरियल, या दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर द जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल विच कंटेन डीएनए, या जिसके अंदर होता है जो जिसकी शेप, जिनकी शेप जो होती है वो होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और एक ह्यूमन की बॉडी के, ह्यूमन में दोनों आते हैं, यानी मेल एंड फीमेल। इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? इसमें होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो 46 क्रोमोसोम हम डिवाइड करते हैं इंटू 23 पेयर्स में, इनके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब ये 46 क्रोमोसोम जो होते हैं, ये 46 क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं इंटू टू पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ऑटोसोम, और ऑटोसोम्स, और दूसरा पार्ट होता है सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम जो होते हैं वो होते हैं 22 पेयर्स, दैट्स 44। कितने होते हैं? 44। और यहाँ पे ये होते हैं, ये जो सेक्स वन पेयर, दैट्स ये होते हैं टू इन नंबर।
ऑटोसोम जो होता है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बॉडी करेक्टर। हमारी बॉडी में जो भी करेक्टर डेवलप होता है वो करेक्टर हमें आ जाता है किन की वजह से? इन ऑटोसोम्स की वजह से वो आता है। तो ऑटोसोम्स का काम क्या है? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बॉडी करेक्टर। को बॉडी में जितने भी करेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं वो किन की वजह से होता है? इन ऑटोसोम्स की वजह से। तो ये ऑटोसोम्स जो होते हैं ये हर किसी के पास है। ये एक मेल के पास भी है, एक फीमेल के पास भी। कितने होते हैं? 44 होते हैं। दैट इज 22 पेयर्स में पाए जाते हैं। अब दूसरा पार्ट जो होता है, जिस पार्ट से हमें ये मैकेनिज्म देखना होता है, तो उस पार्ट को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? ये होते हैं 1 पेयर, दैट इज ये होता है इंटू 2 इन नंबर, 2 ही पाए जाते हैं। अब डिफरेंट दोनों है, मेल में अलग होंगे, फीमेल में अलग होंगे, वो आगे हम देखेंगे। तो ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एंड जेंडर। यानी हमें बता सकता है जेंडर के बारे में, मेल एंड फीमेल के बारे में हमें ये बता सकता है या बताता है, ये जो सेक्स क्रोमोसोम जो होता है। और इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट जनरेशन को डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन मतलब जो पहली जनरेशन है, अगर पहली जनरेशन में मेल आया, दूसरी जनरेशन में फीमेल आई, तीसरी जनरेशन में फिर से मेल आया, तो ये मेल फीमेल मेल जो होता है ये हमें सिर्फ बताता है एक क्रोमोसोम। दैट क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। तो इन्हीं की वजह से हम नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको डिसाइड कर सकते हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन कौन सी है? ये नेक्स्ट जनरेशन मेल जनरेशन है या नेक्स्ट जनरेशन फीमेल जनरेशन है। इस क्रोमोसोम्स को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, अब ये कैसे होता है? तो यहाँ पे मैंने दिखाया तो दो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किनकी? ऑटोसोम्स तो हर किसी के पास सेम होता है, मगर हम बात यहाँ पे करते हैं किनकी? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम्स की। तो दो टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। एक होता है फीमेल जो होते हैं, फीमेल के पास अलग टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेल के पास अलग टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल के पास जो होते हैं दैट्स एक्स एंड एक्स, जिनको हम कहते हैं होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स, होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स। और मेल जो होते हैं उसके पास डिफरेंट होते हैं, दैट्स एक्स वाई, और ये होते हैं हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स, हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स। अब ये कैसे होता है? ये जो क्रोमोसोम जो है ये कैसे काम करते हैं? अब यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे एक पेरेंट है फादर, दूसरी यहाँ पे पेरेंट है दैट इज मदर। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है पेरेंट्स, ये दोनों है पेरेंट्स। अब इस पेरेंट के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। इसके पास भी कितने हैं? 46। दोनों डिफरेंट है, दोनों का जेंडर अलग अलग है। तो यहाँ पे ये मेल है, ये फीमेल है। ये वाला जो है ये मेल, और ये वाला जो है ये फीमेल है। इस मेल के पास भी 46 क्रोमोसोम्स, इस फीमेल के पास भी 46 क्रोमोसोम्स। अब मेल के पास जो 46 क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें 44 जो क्रोमोसोम जो होते हैं इनको कहा जाता है ऑटोसोम्स, इनको कहा जाता है ऑटोसोम्स। और यहाँ पे भी इसके पास 44 जो है ये भी क्या है? ये भी ऑटोसोम्स है। अब इस मेल के पास एक्स एंड वाई जो है, इस एक्स एंड वाई को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे इसके पास है एक्स एंड एक्स, इस सीरीज ऑल कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। अब हम क्या करते हैं? अब हम इनको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 44, 45, 46, और यहाँ पे 44, फिर एक्स 2 है, वो हो गए 46, आ गए 46 क्रोमोसोम्स एक मदर के पास। इसी तरह आ गए 46 क्रोमोसोम्स एक फादर के पास। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? हम इन गैमीट्स को जो यहाँ पे 44 और एक्स एंड एक्स, इनको हम सेपरेट करते हैं, यानी इनके हम गैमीट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? गैमीट्स निकालते हैं। अब गैमीट्स में क्या क्या हम करते हैं? हम यहाँ पे 22 प्लस एक्स यहाँ से लेते हैं, इनमें से ये जो ऊपर जो है इनमें से एक लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे 22, इनमें से यहाँ पे जो मेल के पास दूसरा क्रोमोसोम जो है सेक्स का है वो है वाई, उसको अलग लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे 22 और एक्स, यहाँ से इसके 22 लिया, फिर यहाँ से लिया एक एक्स, यहाँ से 22 वो इसका लिया, और यहाँ से लिया एक एक्स को लिया। तो हमारे पास जो गैमीट्स आ गए वो आ गए, 4 जनरेशन्स हमारे पास आ गई। तो इन 4 जनरेशन्स को, 4 गैमीट्स जो है इनको अब क्रॉस हम करते हैं। अब क्रॉस जब हम करते हैं, पहला क्रॉस हम क्रॉस करेंगे, ये जो ये वाला है 22 प्लस एक्स जो है इसको हम क्रॉस करते हैं, इस वाले के साथ क्रॉस करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास एक तो यहाँ पे ये 22 है, यहाँ पे भी 22 है, और एक्स, और यहाँ पे 22 को कितना आ गया? ये आ गया 44 प्लस एक्स एंड एक्स आ गया, हो गया एक तरीका, यानी एक यहाँ पे एक नई जनरेशन डेवलप हो गई। दूसरा हम क्या करते हैं? हम फिर से एक सेकंड, हम फिर से क्या करते हैं? हम इसी x जो है यहाँ पे, इसको हम क्या करते हैं? इसको हम करते हैं अब इसके साथ,
अब हम दूसरा लेंगे, हम क्या करते हैं, हम लेते हैं ये वाला जो x जो है, अब हम इस x को फिर से हम क्या करते हैं, ये जो x जो है, इस x को हम क्या करते हैं, किसके साथ, इसके साथ हम करते हैं। तो एक तो यहाँ पे आ गया ये वाला, दूसरा जो आ जाता है, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ से हम पहले हमने क्रॉस किया इसके साथ, दूसरा हम क्रॉस करते हैं, हम लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं इसको, ये वाला जीन जो है इसको हम लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको क्रॉस करते हैं। तो हमारे पास जो आ गए, हमारे पास दो आ गए, एक तो यहाँ पे ये 44x एंड x आ गया, और दूसरा यहाँ पे 44 प्लस x एंड x आ गया। मगर दोनों को अगर देखेंगे, दोनों में 44 और x जो है यहाँ पे दोनों डेवलप हो गए गर्ल्स, बेबी गर्ल्स डेवलप हो गया एक। फिर इसी तरह हम लेंगे दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में यहाँ पे x जो है ये वाला है 22 प्लस y, ये वाला, इसको क्रॉस किया इसके साथ। फिर इसी तरह ये 22 और इसको इसके साथ क्रॉस किया, तो हमारे पास आ गए 44x एंड y। इसी तरह यहाँ पे आ गया 44x एंड y हमारे पास आ गया। तो यहाँ से क्या डेवलप होता है, यहाँ से डेवलप होता है बॉय, यहाँ से डेवलप होता है बॉय, डेवलप होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम सेक्स डिटरमिनेंट शो करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम इस जनरेशन में टोटल ऊपर अगर देखेंगे ये दो जो है, ये दो गर्ल्स हैं, तो 50% चांसेस किन के होते हैं, 50% चांसेस होते हैं बर्थ किन की, टू द डेवलप बर्थ ऑफ द बेबी गर्ल, और 50% चांसेस होता है ये दो है, इसमें भी 50% चांसेस होते हैं किसके, बर्थ ऑफ द बेबी बॉय, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो यहाँ पे सो द मेल पेरेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल, इसीलिए जो भी ये चेंजेस हो जाती हैं, एक इंडिविजुअल के अंदर, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है मेल पेरेंट, क्योंकि मेल पेरेंट के पास ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम दैट इज एक्स एंड वाई, ये जो y जो है यही चेंज करता है। इसी की वजह से अगर y आ गया तो वहाँ पे आ गया मेल, अगर y नहीं आया दैट इज कॉल्ड, वहाँ पे क्या आ सकता है, वहाँ पे फीमेल डेवलप हो सकती है। तो एक इंडिविजुअल में ये चीज़ देख सकते हैं। देयरफॉर 50% चांसेस, 50% चांस होते हैं किसके, चांस ऑफ मेल बॉय चाइल्ड बीइंग बॉर्न, एंड 50% चांस होते हैं किसके, फीमेल चाइल्ड जो है वो बॉर्न हो जाएगी। 50% चांसेस होते हैं इनके। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड, यह है डीएनए की फुल फॉर्म। अब डीएनए क्या है, डीएनए इज मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा उनको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर, लार्ज मॉलिक्यूल्स। और पॉलीमरिक मॉलिक्यूल, पॉलीमरिक का मतलब होता है जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बना होगा, पॉली का मतलब होता है मनी, पॉलीमरिक मॉलिक्यूल्स विच इज मेड अप ऑफ, जो बना होता है लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स, जो बना होता है किनका, न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लिक एसिड जो होता है, उन्हीं जब न्यूक्लियोटाइड एसिड आपस में मिल जाते हैं वो एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स बनाता है, फिर वही न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स जब ज़्यादा मिल जाते हैं वो बनाता है किस पार्ट को, वो बनाता है इस डीएनए को बनाता है। एंड हेंस इट इज टर्म्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसलिए इसको कहा जाता है पॉली न्यूक्लियोटाइड, इसको कहते हैं पॉली, मतलब जिसमें बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड्स या न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट, ये जो न्यूक्लिक डीएनए जो है इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड, इसको सबसे पहले आइसोलेट किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था फ्रेडरिक मैशर था उसका नाम। इसने इसको कहाँ से हासिल किया, कहाँ से आइसोलेट किया, एक सेल ने न्यूक्लियस लिया, मगर न्यूक्लियस किसका लिया, न्यूक्लियस लिया पास सेल का, इन 1869 में उसने किया है, और इसने नाम दिया है पहले इसका न्यूक्लियन, फिर इसका नाम पड़ा न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसने जब इसका एसिडिक नेचर देखा, इसका नेचर जो देखा वो नेचर था एसिडिक, इसलिए इसका नाम इसने दिया फिर न्यूक्लिक एसिड, इसने नाम दिया। को डिस्कवर किसने किया, आइसोलेट किसने किया, फ्रेडरिक मैशर ने। कहाँ से किया इसको आइसोलेट, न्यूक्लियस ऑफ पास सेल से इसको आइसोलेट किया 1869 में, और इसने इसका नाम दिया न्यूक्लियन, और फिर बाद में दिया इसका नाम न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड जो है इसको न्यूक्लिक एसिड इसलिए नाम दिया क्योंकि इसका नेचर जो देखा गया वो नेचर कैसा था, वो था एसिडिक इन नेचर।
फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटली जो है इस डीएनए को इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिया एक सेंस्टा इन 1928 में, जिसका नाम था ग्रिफिथ, जिसका नाम था। और इस ग्रिफिथ के साथ और दो सेंस्टा है, जिसका एक था एवरी मैकलॉड था और दूसरा था मैककॉटे। इन 1944 में ये दोनों आए। इन तीनों ने क्या कहा? इन तीनों ने कहा डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इन तीनों ने कहा एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिया ये जो डीएनए जो है ये जेनेटिक कैरियर है। जेनेटिक कैरियर मतलब ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी एक जनरेशन से लेके जो एक जनरेशन के पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन दूसरी जनरेशन तक जाती है। तो ये किन्होंने दिया? एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिया। एक ग्रिफिथ था, मैकलॉड था और था मैकॉटे। ये तीन साइंटिस्ट थे इन 1944 और 1928 में। इट ट्रांस तो बेटा हमने देखा इसमें ये जो डीएनए जो एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव करके दिया वो दिया ग्रिफिथ ने इन 1928 में, और इसके साथ और दो साइंटिस्ट, एक था मैकलियोड और दूसरा मैकॉटे इन 1944 में। इन तीनों साइंटिस्टों ने कहा ये जो डीएनए जो है ये है कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के कैरी करता है। और इसका मतलब है ये ऑल्सो ट्रांसमिट, तो इसका मतलब है ये ट्रांसमिट करता है हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है, मगर किस फॉर्म में? इन ए कोडेड लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है। वो कोडेड लैंग्वेज आगे हम देखें वो क्या क्या है। और फिर इसके बाद ये कहाँ से जाता है? फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग से, एक पेरेंट जो है उसके ऑफ स्प्रिंग तक ये इन्फॉर्मेशन जाती है, या फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिया है किसने? ग्रिफिथ ने। ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको क्लास में बताया था। फिर उसके बाद इसका स्ट्रक्चर, डीएनए जो है डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है? डीएनए इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। जो डीएनए जो होता है ये बना होता है लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट। न्यूक्लियोटाइड यूनिट जो होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है, जो न्यूक्लियोटाइड छोटे छोटे यूनिट्स जो होते हैं ये इन्हीं का बना होता है, और जिनको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिनको कहा जाता है। और हर कोई न्यूक्लियोटाइड जो होता है उस में न्यूक्लियोटाइड यूनिट आसान डीएनए मॉलिक्यूल्स में इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। वो बना है तीन कंपोनेंट्स का बना होता है। एक पहला पार्ट जो है दैट्स कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस शुगर, जिसको हम कहते हैं पेंटोस शुगर, जिसको हम कहते हैं पेंटोस शुगर। अब ये पेंटोस शुगर जो है इसकी डायग्राम जो है वो डायग्राम कैसी है इस पेंटोस शुगर की, तो वो यहाँ पे है। अगर इस पिक्चर को आप देखोगे यहाँ पे, तो इस पिक्चर में क्या है? इस पिक्चर में ये पेंटोस शुगर की पिक्चर है। तो इस पेंटोस शुगर में 5 कार्बन एटम्स होते हैं। एक, दो, तीन, चार और फिफ्थ वाला यहाँ पे होता है। इसको कहते हैं पेंटोस शुगर। क्या कहते हैं? पेंटोस शुगर। ये डायग्राम इसी के पेंटोस शुगर की डायग्राम है। फिर उसके बाद इसमें दो कंपोनेंट्स और होते हैं, जिसको हम कहते हैं दूसरा कंपोनेंट दैट इज नाइट्रोजनस बेस। और हर कोई न्यूक्लियोटाइड यूनिट जो है वो बना होता है नाइट्रोजनस कंपोनेंट्स का और नाइट्रोजनस बेसिस का। और नाइट्रोजनस बेसिस कौन से? वो है दो, एक है प्यूरीन, दूसरा है पायरिमिडीन। मगर प्यूरीन जो है, प्यूरीन के अपने कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है उसमें आइडिनिन, दूसरा होता है गवानीन। और पायरिमिडीन जो है इसके दो कंपोनेंट्स, एक होता है साइटोसिन, दूसरा होता है इसमें थायामीन। ये इसके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। फिर इसके बाद ये जो डीएनए जो होता है ये बना होता है और एक कंपोनेंट का, दैट इज कॉल्ड फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, इस फॉस्फेट ग्रुप में 1 फॉस्फेट एटम होता है और 4 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं जो इसके साथ लिंक्ड होते हैं। तो इसकी डायग्राम यहाँ पे है। तो बीच में फास्फोरस है और साइड्स में इसमें लिंक्ड जो होता है, लिंक्ड इसमें 4 ऑक्सीजन एटम्स इसमें पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉस्फेट ग्रुप। और ये इसकी डायग्राम है, यानी इसकी डायग्राम जो डीएनए की है। तो इसमें क्या क्या है? इसमें एक ये वाला पोर्शन जो है नाइट्रोजनस बेस, फिर बीच में क्या होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, और फिर इसके बाद फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों जब मिल जाते हैं ये बनाते हैं डीएनए का एक सिंगल कंपोनेंट, एक छोटा सा कंपोनेंट जो डीएनए का होता है वो ये बना, फिर इन्हीं की चयन होती है, वो डीएनए मॉलिक्यूल बनाता है। फिर अब इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका मॉडल जो है वो मॉडल दिया था, वो दो साइंटिस्ट आए थे, एक था वाटसन, दूसरा था क्रिक। ये आए 1953 में। इन्होंने डिज़ाइन दिया, इन्होंने मॉडल दिया किसका? इस डीएनए का मॉडल दिया। और इस मॉडल को कहा जाता है डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल इसको कहते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल, या इसको वो एक नाम इसको कहते हैं वाटसन क्रिक मॉडल, या 3D मॉडल भी इसको कहा जाता है। ये किसने दिया? ये दिया वाटसन एंड क्रिक जो है, इन्होंने ये चीज़ दिया।
और इस डीएनए के रिलेटेड एक वीडियो जो है वो मैं, जो इसका एमिनेशन वीडियो जो है वो मैं इसके बाद जो पहले वीडियो मैं जब यूट्यूब पे डालूंगा, फिर उसके बाद वो वीडियो भी देखना, वो वीडियो भी मैं उस पर डालूंगा, और उससे आपको पता चलेगा डीएनए जो है ये डीएनए कैसे काम करता है। मगर उसको कंसंट्रेटली उसको देखा, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है जो आपको समझ नहीं, मगर बेसिक पॉइंट जो है वो आपको क्लियर वहाँ पे हो जाएंगे डीएनए के बारे में, डीएनए के डबल स्टैंडर्ड कैसे इसको कहा जाता है, इसमें कैसे ये बेसिस आ जाता है, कैसे एडिनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन उनके लिंकेज कौन कौन से होते हैं, और 5' 3' जो है वो कैसे इसमें आ जाता है। बाकी जो आगे वाले इसके टॉपिक्स है वो इंशाल्लाह मैं कल वो डालेंगे इस पे।